बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं विलियम ब्लेक की बायोग्राफ़ी को कुछ हद तक डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। वैसे ही बाहर आया हुआ था तो सोचा थोड़ा सा ब्लेक पे हो जाए। ब्लेक 1757 में पैदा हुए। नवंबर का महीना था, 28 तारीख थी। एक होजियर के घर में पैदा हुए। होजियर ये जो स्टॉकिंग्स वगैरह की शॉप होती है जिसकी। तो ब्लेक के जो 7 उसके अब्बे के बेटे बेटियां थी, 7 में से 3 की जो जल्दी डेथ हो गई, बाकी 5 रहे। 4 भाई थे, एक बहन थी। सबसे बड़ा भाई जो जेम्स था उसने अपने फादर का बिज़नेस संभाला। ही वाज ए होजियर। सेकंड नंबर पे ब्लेक आता है। ब्लेक ने जो अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया इनग्रेविंग से, पेंटिंग से और पोएट्री से स्टार्ट किया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जॉन। जॉन जो था इसकी कोई ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी, बीमारियों में गुजरी और डेथ हो गई थी कोई छोटी एज में ही। उसके बाद इसका भाई आता है रॉबर्ट। रॉबर्ट से इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मोहब्बत की यह वजह भी बन सकती है कि वो भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट था रॉबर्ट। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि रॉबर्ट की डेथ भी हो गई थी बहुत जल्दी। रॉबर्ट जो था उसकी डेथ हुई थी 21 साल की उम्र में। तो विलियम ब्लेक की तरफ आते हैं वापस। विलियम ब्लेक की एजुकेशन जो हुई थी वो इसी हद तक हुई थी कि ये बस पढ़ना लिखना सीख जाए। इसके अलावा जो इसको बेसिकली सिखाया गया था, यानी इसने जो सीखा पढ़ना लिखना से हट के, जो इसने एक्स्ट्रा एजुकेशन हासिल की वो अपनी माँ से हासिल की। इसको स्कूल भी भेजा गया था 10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में इसने सीखा था पेंटिंग, स्केचिंग और ये चीज़ें इसी स्कूल में भेजा गया था। 10 साल की उम्र के बाद 15 साल की उम्र तक इसने एनग्रेविंग वाला काम बाकायदा स्टार्ट कर दिया था। एनग्रेविंग क्या होता है? ये जो पत्थर हैं, पत्थर नज़र आ रहे हैं अच्छा, पत्थर हो गए, लकड़ियाँ हो गई या मेटल्स हो गए, उन पे जो खुदाई करके नहीं लिखते या पेंटिंग्स बनाते हैं उसे एनग्रेविंग कहते होते हैं। तो 15 साल की उम्र में इसने एनग्रेविंग वाला काम भी स्टार्ट कर दिया। 20 साल की उम्र आते आते भाई साहब शायर भी थे, बचपन से कीड़ा था इनके अंदर शायरी का, तो इसने बहुत अच्छी पोइट्री की। 20 साल की उम्र में इसने अपना पहला वॉल्यूम शाया किया पोइट्री का नाम था पोएटिकल स्केचेस। पोएटिकल स्केचेस वो वाहिद पोएम है जिसमें इलस्ट्रेटिव या इल्यूमिनेटिव राइटिंग नहीं है। ये मैं आगे बताऊंगा इल्यूमिनेटिव राइटिंग क्या थी। पोएटिकल स्केचेस पब्लिश होगी 20 साल की उम्र में। 22 साल की उम्र में ही वाज ए प्रोफेशनल एनग्रेवर। उसने प्रोफेशनली ये काम स्टार्ट कर दिया हुआ था एनग्रेविंग का। 25 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई। रॉबर्ट बाउचेस नाम की एक कैथरीन बाउचेस नाम की एक खातून थी, अनपढ़ थी। एक गार्डनर की बेटी थी, उससे शादी हुई। अनपढ़ तो थी लेकिन इसने उसे पेंटिंग सिखा दी थी। तो दोनों जो इसने वाटर कलर से याद किए हुए थे जिनसे ये लिखा करता था, तो वो भी इससे हेल्प कराया करती थी, वो भी इसके साथ पेंटिंग किया करती थी। 25 साल की उम्र में शादी हुई। शादी के बाद भी इसने पेंटिंग वाला काम जारी रखा। मेनली ये जो कमाता था ये एनग्रेविंग के ज़रिए ही कमाता था। 1789 में इसका एक और बहुत ही फेमस वॉल्यूम पब्लिश हुआ जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, और मैंने उन्हें डिटेल में कवर किया है, उन पर मैं डिटेल में बहस भी करूँगा। तो ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस पब्लिश हुए इसके 1789 से लेकर 1795 तक। इसके बहुत ही 6-7 बुक्स इसकी पब्लिश हुई थी, और ये सारी जो बुक्स थी ये विजनरी और प्रोफेटिक बुक्स टाइप थी। विजनरी बुक्स और प्रोफेटिक बुक में इन्होंने, यानी इसमें इसने माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट किया है, विजन दिया है या प्रोफेसीज की हैं। बुक्स के नाम देखें, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, यूरोप ए प्रोफेसी, अमेरिका ए प्रोफेसी, द बुक ऑफ थेल, द बुक ऑफ लॉज, सॉन्ग ऑफ लॉज, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, विजन ऑफ डॉटर ऑफ अल्बियंस, ये और बुक ऑफ अहेनिया, ये इसकी बुक्स के नाम है जो 1789 से 1775 तक इसने लिखी है, 1795 तक। इसके बाद भाई साहब जो थे ये भट्ट साहब की पेट्रोनेज में चले गए। थॉमस भट्ट नाम का बंदा था, ये उसकी पेट्रोनेज में था। बुक्स से इसे कुछ खास रकम हासिल नहीं हुई, तो ये भट्ट साहब जो थे इसे हेल्प कर दिया करते थे, थॉमस भट्ट साहब। उसके बाद ये सुसेक्स में चला गया, अपनी वाइफ को ले गया 1800 में। सुसेक्स जो है ये एक प्लेस है इंग्लैंड में। पुराना जो इंग्लैंड था वो बटा हुआ था 6-7 इलाकों में। सुसेक्स, वेसेक्स, एसेक्स, ये छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे जिनमें वो एक एक बादशाह हुक्मरानी किया करता था या अकेला भी कर लिया करता था। वेसेक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग इलाका था। आपने थॉमस हार्डी को अगर कहीं पढ़ा हो या देखा हो तो थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में जो ज़्यादातर उसकी सेटिंग रखी जाती है दैट्स इन दी वेसेक्स। वेसेक्स और सुसेक्स में ये उसके पेट्रोनेज में रहा। विलियम हेले नाम का बंदा था, उसकी पेट्रोनेज में रहा, लेकिन जल्दी उसकी पेट्रोनेज से भी उगता गया। तो वहाँ से छोड़ के ये बाद में फिर एनग्रेविंग और यही अपना प्रोफेशन इसने पेंटिंग वाला जारी रखा। ये जो था इसने काफ़ी सारी बुक सेलर्स और पब्लिशर्स के लिए भी काम किया। एक बहुत ही फेमस पोएम है प्री रोमांटिक एज की, रॉबर्ट ब्लेयर की है, दी ग्रेव, तो इसने उसकी भी पेंटिंग बनाई थी। वो 1809 आ गया। 1809 में ये अपने भाई के घर गया। बड़ा भाई जो इसका था जेम्स,
उसके घर गया और उसके घर इसने एक एग्ज़िबिशन रखी। एग्ज़िबिशन में इसने 16 तस्वीरें जो अपनी सजा के रखी। 16 तस्वीरों में से एक तो बड़ी सी तस्वीर थी जो वो अपना जोफ्री चौसर जो था, जोफ्री चौसर की एक बहुत ही फेमस पोइट्री है उसकी, जो वो हैं कैंटरबरी टेल्स, उसके जो पिलग्रिम्स थे वो सारे इसने उस पेंटिंग में डिस्क्राइब किए। लेकिन ये इसका एक फेलियर रहा, इस पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ इसकी इस एग्ज़िबिशन पे, और इसको कोई ख़ास पजीराई ना मिल सकी। तो शायद इस वजह से भी, और वैसे भी ये कोई अजीब सा बंदा था। 1810 में ये मेंटल हॉस्पिटल चला गया। 1810 से 1817 तक, 1810 से 1817 तक ही वाज इन दी मेंटल हॉस्पिटल। उसके अलावा मेंटल हॉस्पिटल वाली बात तो ये बाद में आती है। बचपन में ये कहता था कि मुझे जो है वो डिफरेंट तरह की विजन्स दिखाई देती हैं, घोस्ट दिखाई देते हैं, परियां आती हैं इसके सपनों में और चलते फिरते उसको नज़र आती हैं। कहता था कि मुख्तलिफ़ दरख्तों के नीचे मुख्तलिफ़ पैगंबर मुझे नज़र आ रहे होते हैं। इसका जो गॉड इसको नज़र आया, एक दफ़ा इसने दावा किया कि मुझे खिड़की में उनकी शक्ल दिखाई दी गॉड की। तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। इसके अलावा जो इसका भाई था जिससे इसे बहुत ज़्यादा लगाव था, रॉबर्ट की जो स्पिरिट थी वो इसे आगे डिक्टेट किया करती थी। इसके अलावा इसको जो ये विजनरी पोएम्स हैं या इसकी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, स्पिरिचुअल्स के अलावा मिथिकल और जिसमें माइथोलॉजी इसने रिप्रेजेंट किया है, तो वो सारी बुक्स में जो ये कहता था कि मुझे ये बुक्स जो हैं डिक्टेट करती हैं डिफरेंट किस्म की स्पिरिट्स। इसने एक बहुत ही मज़े का तरीका निकाला था। वो तरीका ये था कि ये पेंट जो किया करता था, बुक्स को पेंटिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया करता था। यानी इसकी बुक जो थी वो इलस्ट्रेटिव और इल्यूमिनेटिव राइटिंग हुआ करती थी। वो कैसे कि ये कॉपर की एक प्लेट लेता था, कॉपर की प्लेट पे ये खुदाई करके अल्फाज को लिखता था। कैसे, जैसे अब कभी अगर आपने बुक जो है शीशे के सामने रखी हो तो उस पर जो रिवर्स ऑर्डर नज़र आता है ना शीशे में उस बुक की लाइंस का, इसी तरह से ये रिवर्स ऑर्डर में उस कॉपर की प्लेट पे खुदाई किया करता था। साथ ही कुछ बेल बूटे, कुछ नक्श और जो उस पोएम से रिलेटेड हुआ करते थे वो बना दिया करता था। अब क्या करता था, उस पर ये एसिड रेजिस्टेंट इंक जो हुआ करती थी, ये एनग्रेवर्स के पास मौजूद होती थी, ये उससे उसको उगड़ा दिया करता था ऊपर से। यानी इसने पहले वो खुदाई की, उसके ऊपर वो एसिड रेजिस्टेंट इंक लगा दी। तो अब क्या था, उस प्लेट को उठा के ये डाल देता था एसिड में। एसिड जो था बाकी कॉपर की प्लेट को खा जाता था, लेकिन जो एसिड रेजिस्टेंट इंक होती थी वो वैसे की वैसे ही रहती थी। और जो खुदी हुई पहले हरूफ होते थे वो नक्श वो सामने उभर कर आ जाते थे। अब उन नकूश को ये लेके सफ़े पर ठप्पा लगाता था। सफ़े पर ठप्पा लगने से वो सीधे हो जाते थे। फिर ये और इसकी बीवी जो इन्होंने वाटर कलर्स मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए होते थे, उनके ज़रिए उस पर ब्यूटीफुल स्केचिंग कर दिया करते थे। उसके ऊपर वो पेंटिंग को बड़ा इल्यूमिनेट और इलस्ट्रेट कर दिया करते थे, तो वो बड़ी प्यारी पेंटिंग बनती थी। और बाज़ दफ़ा इसकी शायरी को अगर समझना हो हमने तो वो बड़ी पेंटिंग हेल्पफुल भी होती है। यानी अगर इसने कोई बात की है तो सिंबॉलिक पोएट था डेफिनेटली ये, तो सिंबल्स में इसकी जल्दी समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है या क्या नहीं। तो इसकी वो पोएम्स को अगर हम उन पिक्चर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो वो हमारे लिए आसान काम हो जाता है। लेकिन एक मसला ये भी है कि बाज़ दफ़ा इसने पोएम जो है वो 5-6 साल पहले लिखी हुई है और उसी वक्त जो है पेंटिंग नहीं बनाई, तो वो थोड़ा सा इशू भी क्रिएट कर देती है। यानी जो फीलिंग उस वक्त लिखते हुए हुआ करती थी वो बाद में चेंज हो जाती थी, तो ये भी है। और इसकी जो इस तरह की इल्यूमिनेटिव राइटिंग है, इसमें सिर्फ एक ही नहीं है। यानी जो इसकी फ़र्स्ट बुक आई थी पोएटिकल स्केचेस, वो इल्यूमिनेटिव नहीं है, बाकी इसकी सारी बुक्स ऑलमोस्ट इल्यूमिनेटिव ही हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस पे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें आप देखिएगा कि बाज़ दफ़ा मैंने एक पेंटिंग और तस्वीर सी लगाई होती है, तो अभी भी मैं रिप्रेजेंट कर दूँगा स्क्रीन पे बाद में घर जाके। तो स्क्रीन पे मैं क्या कह रहा था कि जो इसकी पेंटिंग हुआ करती थी वो बड़ी हेल्पफुल रहा करती थी। जो मैंने बाज़ वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने एंड पे दिखाई हुई हैं या स्टार्टिंग में भी मैंने दिखाई हुई हैं इसकी जो वो स्केचेस हैं जो इसने इल्यूमिनेट किए हुए हैं अपनी पोएम्स को, वो भी दिखाई हैं। अच्छा, 1810 से वापस चलता हूँ, 1810 से 1817 तक ये मेंटल हॉस्पिटल में रहा। एक दफ़ा एक रोमांटिक पोएट है रॉबर्ट सदी इसे मिलने गए 1811 में, तो उन्होंने इसे पागल डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा ही इज़ ए मैड। लेकिन बाद इसके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा नहीं, ये पहले भी ऐसा ही होता था, इसको मैडनेस वखरी नहीं चढ़ी हुई। यानी इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि इसे एक तो वो विजन्स वाला मैंने बताया, स्पिरिट्स इसे डिक्टेट कर रही हैं, ऐसे स्पिरिट्स नज़र आ रही हैं। दूसरा कुछ इसका बिहेवियर भी ऐसे ही था, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस को अजीब अपने लिए समझता था। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकयार्ड में ये नंगा फिर रहा होता था, तो यानी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को कबूल नहीं किया करता था, बागी था एक किस्म का। इसको इसकी लाइफ में कुछ ख़ास जो है शोहरत नहीं मिली, क्योंकि इसका एक तो स्टाइल जो था वो अलग था, पेंटिंग्स वाला कोई उस वक्त पे मकबूल नहीं हुआ। उसके बाद ये था कि एक तो इसकी पेंटिंग्स वाला काम उस तरीके पे बिल्कुल नया था,
उसके अलावा ये जो पोएम्स लिखता था वो भी कुछ अजीब हुआ करती थी, यानी नेचर पे लिखा करता था लेकिन स्ट्रेंज वे में लिखा करता था। फॉर एग्जांपल इसकी एक पोएम है, क्या नाम था उसका, ड्रीम नाम है गालबन। उसमें इसकी हीरोइन जो है वो च्यूंटी है। या उसके अलावा जो इसकी पोएम्स थी वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हुआ करती थी। इससे पहला जो एरा गुजरा था वो था न्यू क्लासिकल एज थी। उस एज में जो लैंग्वेज थी वो बड़ी मैकेनिकल लैंग्वेज हुआ करती थी, बड़ी आर्टिफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की तरफ आ गया था। इसकी पोएम्स आप पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ा रखी हैं वो देखें तो आप नर्सरी राइम की तरह होती हैं, बिल्कुल 7वीं 8वीं क्लास का जो बच्चा होता है उसकी सोच और समझ के मुताबिक और उसके जितने सोच समझ कह रहा हूँ उसकी जो वोकेबलरी होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी पोएम्स हुआ करती हैं। तो ये विलियम ब्लेक की मुख्तसर सी बायोग्राफ़ी थी। 1827 में इसकी डेथ हो गई थी। इसकी जो बीवी थी वो इसके तकरीबन 4 साल बाद ज़िंदा रही, उसकी 1831 में डेथ हुई। तो बाकी इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं वीडियो बनाऊँगा विलियम ब्लेक पे, जिसमें मैं कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा इसकी जो पोइट्री है उसको कम्प्लीट, यानी इसकी पोइट्री का मुख्तसर सा तारुफ दूँगा आपको कि इसकी पोइट्री में क्या था। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक ही करता हूँ। इसके अलावा भी इसने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। तो चलिए, खुदा हाफिज़।